तो दोस्तों अपने राजस्थान में आरटी एडमिशन सेशन 2024-25 के लिए आवेदन फॉर्म भरने की प्रोसेस शुरू हो चुकी है। लेकिन इस बार राजस्थान शिक्षा विभाग ने इन एडमिशन को लेकर कुछ नए बड़े बदलाव किए हैं। तो इस वीडियो में जो नए नए बदलाव किए गए हैं उनके बारे में आपको बताऊंगा, नियमों के बारे में, दस्तावेज के बारे में, आवेदन प्रोसेस के बारे में, आवेदन डेट के बारे में बताऊंगा। और इसके साथ साथ ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरते समय आपको किन किन बातों को ध्यान में रखना है वो खास बातें भी आपको बताऊंगा। इसलिए जो वीडियो है वो हमारे अभिभावक साथियों के लिए तो खास होने वाली है, लेकिन इसके साथ साथ हमारे स्कूल साथियों के लिए भी ये वीडियो बहुत ही खास होने वाली है। नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका अपना साथी राजगुरु जी। तो दोस्तों लंबे अरसे के बाद आखिरकार हम सबका इंतजार पूरा हुआ, क्योंकि अपने राजस्थान में सेशन 2024-25 के लिए आरटी एडमिशन की प्रवेश प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। हालांकि देखिए इसमें देरी तो जरूर हुई है। जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि इस बार ये जो प्रवेश प्रक्रिया है लगभग आधे मार्च से शुरू होने वाली है और इसके लिए शिक्षा विभाग के द्वारा अपनी पूरी तैयारियां वो भी कर ली गई थी, अपना टाइम फ्रेम है वो भी तैयार कर लिया गया था। तो यहां पे जो प्रवेश प्रक्रिया है वो 20 मार्च से लेके 6 अप्रैल 2024 तक चलने वाली थी। लेकिन पता नहीं विभाग के सामने क्या अड़चने आई कि शुरुआत में इन्होंने ना तो दिशा निर्देश जारी किए और ना ही अपना टाइम फ्रेम है वो जारी किया। अब यहां पे देखिए 2 अप्रैल 2024 को यहां पे है अपने दिशा निर्देश भी जारी कर दिए हैं और नया टाइम फ्रेम है वो भी जारी कर दिया। तो चलिए सबसे पहले तो मैं आपको टाइम फ्रेम के बारे में बताता हूं कि ये प्रक्रिया है कब तक चलेगी, किस प्रकार यहां पे चलने वाली है। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको जानकारी देना चाहूंगा। देखिए इस वीडियो में मैं आपको नियमों के बारे में मोटी मोटी जानकारी दे रहा हूं। अगर आपको ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरना है तो इसके लिए हमारी अलग से वीडियो लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके अलावा देखिए मेरे देखने में यह आया कि बहुत सारे ऐसे हमारे साथी हैं जो वीडियो को स्किप करते हैं, वीडियो को कंप्लीट नहीं देखते हैं। अब जो जानकारी मैं वीडियो के माध्यम से दे रहा हूं वही सवाल मुझे कमेंट के जरिए, इंस्टाग्राम पे है, मेल के जरिए पूछ रहे हैं। तो ऐसे में सभी साथियों से मेरा हाथ जोड़ के निवेदन रहेगा, देखिए ये वीडियो आपको तभी देखनी है जब आप यहां पे बिल्कुल फ्री रहने वाले, क्योंकि वीडियो यहां पे लंबी होने वाली है। क्योंकि जो जानकारी मैं वीडियो के माध्यम से दे चुका हूं फिर वही सवाल आप कमेंट के जरिए पूछते हैं तो भैया मेरा रिप्लाई आपको नहीं मिलेगा और फिर आप ये कहोगे कि राजगुरु जी तो बहुत बड़ा आदमी बन गया, हमारे तो कमेंट का रिप्लाई नहीं दे रहा है। तो ऐसे में वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। अब यहां पे देखिए मैं मोटे मोटे नियमों की जानकारी आपको दे रहा हूं और इससे पहले भी मैंने 3-4 वीडियो हैं, इन सभी नियमों के बारे में आपको बताइए किस प्रकार दस्तावेज तैयार करने हैं, कैसे करना है, क्या करना है वगैरह वगैरह। तो सभी इंपोर्टेंट वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। ये वीडियो देखने के बाद उन वीडियो को भी आप वो जरूर देखिएगा और मैं दावे के साथ कह सकता हूं जब हमारी सभी आप वीडियो देख लोगे तो आपके सामने इन एडमिशन को लेके कोई भी सवाल है आपके दिमाग में इधर उधर वो नहीं घूमेगा। चलिए अब यहां पे सबसे पहले टाइम फ्रेम के बारे में बात कर लेते हैं कि ये प्रक्रिया है किस प्रकार चलेगी, कब तक यहां पे चलेगी। और सबसे पहले बात करते हैं ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरने की डेट को। तो ये जो डेट रहेगी वो 3 अप्रैल से लेके 21 अप्रैल 2024 तक रहने वाली, यानी इसकी फिलहाल तक जो लास्ट डेट है वो 21 अप्रैल 2024 है। आपको इस डेट से पहले पहले आवेदन फॉर्म भरना है। डेट बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी इसकी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि लोकसभा के चुनाव की प्रक्रिया चल रही है। तो ऐसे में इस डेट से पहले पहले आप अपना काम है आराम से वो कर लीजिए, काफी यहां पे टाइम है विभाग के द्वारा दिया गया। इसके बाद यहां पे लॉटरी निकालने की जो डेट रहेगी वो 30 अप्रैल 2024 रहेगी, सॉरी 23 अप्रैल 2024 यहां पे रहेगी। अब लॉटरी का क्या मतलब है, देखिए यहां पे आपने आरटी का आवेदन फॉर्म भरा और अधिकतम 5 विद्यालयों का आपने यहां पे चुनाव किया, उसके बाद पोर्टल के द्वारा ऑटोमेटिक है यहां पे लॉटरी निकाली जाएगी और इस लॉटरी के माध्यम से आपको यह पता चल जाएगा कि आपके बालक बालिका का नंबर है कौन से स्कूल के अंदर कितने नंबर पे आया, 1 नंबर पे आया है, 2 नंबर पे आया है, 3 नंबर पे आया है। अब यहां पे लॉटरी का क्रमांक जिस विद्यालय में सबसे कम है आपको उसी विद्यालय के अंदर है यहां पे है रिपोर्टिंग करनी चाहिए। अब यहां पे रिपोर्टिंग की जो डेट रहेगी वो 23 अप्रैल से लेके 30 अप्रैल 2024 तक रहेगी। अब रिपोर्टिंग का मतलब यह है कि आपने जो शुरुआत के अंदर 5 विद्यालय भरे थे उनमें से किसी एक विद्यालय में आपको ऑनलाइन ही रिपोर्टिंग करना पड़ेगा। अगर आप रिपोर्टिंग नहीं करोगे तो आवेदन भरने के बाद भी है यहां पे आपके बालक बालिका का एडमिशन है किसी भी स्कूल में नहीं होगा। तो रिपोर्टिंग करना सबके लिए अनिवार्य है, कंपलसरी है।
इसके बाद जैसे आप रिपोर्टिंग कर देते हो, उसके बाद भरे हुए आवेदन फॉर्म का और आपने जो भी दस्तावेज ऑनलाइन अपलोड किए हैं उसकी जांच है संबंधित विद्यालय के द्वारा की जाएगी, जिस विद्यालय में आपने यहां पे रिपोर्टिंग की है। तो ये डेट रहेगी 23 अप्रैल से लेकर 6 मई 2024 तक। इसके बाद यहां पे देखिए, आपने रिपोर्टिंग कर दी, विद्यालय के द्वारा दस्तावेज की जांच है वो भी कर ली गई। यदि विद्यालय के द्वारा यहां पे दस्तावेज में किसी प्रकार की कोई कमी निकाली गई है तो वो ऑब्जेक्शन लगाएगा। हालांकि आपके एडमिशन को यहां पे विद्यालय के द्वारा है किसी भी सूरत में कैंसिल नहीं किया जाएगा, क्योंकि ये जो अथॉरिटी है स्कूल को नहीं दी गई है, वो केवल यहां पे आपके जो दस्तावेज हैं उनमें ऑब्जेक्शन लगा सकता है। ठीक है, तो यहां पे देखिएगा, उसके बाद अभिभावक को संशोधन करने का जो टाइम रहेगा वो भी ऑनलाइन रहेगा। मान लेते हैं कि आपने कोई गलत दस्तावेज अपलोड कर दिया, समय पे दस्तावेज नहीं बने और अब आप यहां पे दोबारा उसमें संशोधन करना चाहते हैं, तो इसके लिए जो डेट रहेगी वो 23 अप्रैल से लेके 23 मई 2024 तक वो रहने वाली है। अब इसके बाद यहां पे दोबारा यदि आपने दस्तावेज अपलोड किए हैं, री अपलोड किए हैं, तो इनका जो वेरिफिकेशन है अब की बार स्कूल के द्वारा नहीं किया जाएगा। अब की बार संबंधित आपका जो तहसील का ब्लॉक शिक्षा अधिकारी है, जिसे अपन सीबीओ अधिकारी बोलते हैं, उसके द्वारा वो किया जाएगा। और सीबीओ के द्वारा ये पुनः जांच करने की जो डेट रहेगी वो 23 अप्रैल से लेकर 17 मई 2024 तक रहने वाली है। लेकिन यहां पे मैं राजस्थान शिक्षा विभाग की एक कमी आपको बताने वाला हूं। कमी ये है, यहां पे देखिए इन्होंने क्या कहा है कि सीबीओ की दोबारा दस्तावेज जांच करने की जो डेट रहेगी वो 23 अप्रैल से 17 मई 2024 तक रहने वाली है। लेकिन दूसरी तरफ यहां पे टाइम फ्रेम में क्या कहा गया है कि यहां पे अभिभावक है, दस्तावेज में जो संशोधन करने का टाइम रहेगा, दस्तावेज को री अपलोड करने का जो टाइम रहेगा वो 23 अप्रैल से लेकर 23 मई तक रहेगा। और इधर सीबीओ वेरिफिकेशन कर रहा है 17 मई तक। तो यहां पे डेट में है, यहां पे डिफरेंस है, ये कोई यहां पे उनकी तकनीकी कमी तो नहीं मान सकते, एक मानवीय भूल है। इस कमी को जल्द से जल्द है वो सुधारा जाएगा और मेरे द्वारा भी उनको अवगत है वो कराया जाएगा। ठीक है, इसको आप इग्नोर कीजिएगा। इसके बाद यहां पे देखिए ऑटोमेटिक है, यहां पे दस्तावेज वेरीफाई होंगे। मान लेते हैं कि यहां पे स्कूल के द्वारा आपके बालक बालिका का दस्तावेज है, निश्चित डेट तक है वो वेरीफाई नहीं किए गए, उसके बाद यहां पे पोर्टल के द्वारा ऑटोमेटिक दस्तावेज वेरीफाई कर दिए जाएंगे, भले वो नियमानुसार सही हो या फिर गलत हो। और ये डेट रहेगी 20 मई 2024 तक। ठीक है, ऑटोमेटिक पोर्टल करेगा। इसके बाद यहां पे पहली स्लॉट निकलेगी, डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन हो जाएगा। उसके बाद यहां पे पहला लेवल के आधार पर आरटी का एडमिशन होगा आपके बालक बालिका का। यह डेट रहेगी 21 मई से लेकर 25 जुलाई 2024 तक। इसके बाद यहां पे दूसरे लेवल में है, दोबारा यहां पे एडमिशन की प्रोसेस चलेगी। यह डेट रहेगी 26 जुलाई से लेकर 16 अगस्त तक। इसके बाद यहां पे फाइनल एडमिशन की प्रोसेस है वो चलेगी, यानी इन डेट तक किसी बालक बालिका का एडमिशन नहीं होता है तो इसके बाद विभाग के द्वारा फाइनल एडमिशन की प्रोसेस है वो चलाएगा। और ये डेट रहेगी यहां पे 17 से लेके 31 अगस्त 2024 तक। कहने का मतलब ये है कि सेशन 2024-25 के लिए ये आरटी की जो पूरी प्रक्रिया रहेगी, इसकी जो लास्ट डेट रहेगी 31 अगस्त 2024 तक। लेकिन आपको आवेदन फॉर्म है वो 21 अप्रैल तक ही भरना है, फिर यहां पे दस्तावेज अपलोड करना है, वेरिफिकेशन करना है, रिपोर्टिंग की ये प्रक्रिया है वो चलेगी। आशा रखता हूं ये बात आप जरूर समझोगे। लेकिन दोस्तों यहां पे मैं आपको एक जानकारी देना चाहूंगा। देखिए यहां पे आरटी के तहत जो एडमिशन होंगे वो नॉन आरटी के आधार पर होंगे, यानी जिस स्कूल के अंदर जो यहां पे निःशुल्क के अलावा जो भी स्टूडेंट यहां पे पढ़ रहे हैं उनके आधार पर एडमिशन होगा। मान लेते हैं कि किसी स्कूल के अंदर एक भी नॉन आरटी का स्टूडेंट नहीं है तो इस स्कूल में आरटी का एडमिशन नहीं होगा, भले ही आपके स्टूडेंट का लॉटरी का जो क्रमांक है वो 1 क्यों नहीं हो जाए। तो यहां पे देखिए बहुत काफी समय है, यहां पे दिया गया है 31 अगस्त दी गई है। तो 31 अगस्त तक जैसे जैसे स्कूल साथी है नॉन आरटी वाले स्टूडेंट की डाटा एंट्री अपने पोर्टल पे करेंगे, वैसे ऑटोमेटिक है यहां पे है एडमिशन यहां पे चलते रहेंगे। ठीक है, आशा रखता हूं ये बात भी आप जरूर समझ गए। चलिए अब आपको एज के बारे में बताता हूं, आयु के बारे में बताता हूं, क्योंकि ये सबसे बड़ा लफड़ा है और सबसे बड़ी यहां पे ये प्राथमिकता भी है कि इस आधार पर है बच्चे का यहां पे एडमिशन होगा। तो दोस्तों यहां पे देखिए इस बार ये जो बड़ा बदलाव किया है, और भी आगे मैं बदलाव बताऊंगा। यहां पे केवल 2 एंट्री क्लास रखी है, एक तो डबल P3 रखी है और एक यहां पे कक्षा 1 रखी है, फर्स्ट क्लास रखी है।
अगर लास्ट ईयर की बात करें तो PPP3 भी था, 4 भी था, 5 भी था और फर्स्ट भी था। कुल मिला के यहां पे देखिए 4 क्लास थी, लेकिन इस बार केवल 2 ही क्लास रखी गई। तो ऐसे में आपको कहना चाहूंगा, अगर आप ये चाहते हो कि मैं PPP4 या PPP5 के अंदर एडमिशन कराना चाहता हूं तो यह संभव नहीं होगा। या तो आप PPP3 में करवाएगा या फिर आप फर्स्ट में करवाएगा। लेकिन यहां पे भी एज का क्राइटेरिया है वो इस बार बदल दिया गया है। तो यहां पे PPP3 के लिए जो एज रखी गई है स्टूडेंट की, बालक बालिका की, तो उसकी एज है 3 साल से लेके 4 वर्ष के बीच में होनी चाहिए। ना तो 3 साल से कम होनी चाहिए और ना ही 4 साल से एक भी दिन है वो बड़ा होना चाहिए। इसके बाद फर्स्ट क्लास की जो एज रखी गई है वो 6 साल से लेके 7 साल के बीच में वो रखी गई। 7 साल से कम होना चाहिए, ना तो 6 साल से कम होना चाहिए और ना ही 7 साल से वो बड़ा होना चाहिए, यदि आप कक्षा फर्स्ट में अपने बालक बालिका का एडमिशन कराना चाहते हैं। अगर अपन यहां पे लास्ट ईयर की बात करें तो लास्ट ईयर में कक्षा 1 के लिए जो एज रखी गई थी वो 5 साल से लेकर 7 साल के बीच में रखी गई और इस बार यहां पे विभाग ने 1 साल को वो खा गया। लेकिन अगर अपन NEP 2020 यानी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 की बात करें तो कक्षा 1 में उसी बालक बालिका का एडमिशन हो सकता है जिसकी मिनिमम जो एज है वो 6 वर्ष है। 6 वर्ष से नीचे के बालक बालिकाओं को कक्षा 1 में है एडमिशन नहीं दिया जाएगा। लेकिन यहां पे काफी सारे अभिभावक हम वो नाराज हो सकते हैं कि भैया हम तो 5 साल का हमारा बालक बालिका फर्स्ट में एडमिशन दिला चाहते हैं, तो भैया ऐसा संभव नहीं होगा। अब यहां पे एज की जो गणना है वो इस बार 31 जुलाई 2024 को आधार मानते हुए की जाएगी। यानी 31 जुलाई को ये जो मैंने पहले एज बताई है ना तो इससे छोटा होना चाहिए और ना ही बड़ा होना चाहिए, इस डेट को आधार है वो मान लीजिएगा। अब कोई भी साथी मुझे कमेंट में ये नहीं पूछेगा कि सर मेरे बालक बालिका की जो एज है वो वर्ष 2021 है तो कितनी एज होगी। तो भैया आपके पास मोबाइल है, गूगल बाबा है, जाके सर्च कर लीजिएगा, डेट है वो लिखिएगा, आराम से आपको पता लग जाएगा। ठीक है, और वैसे भी आप पढ़े लिखे होंगे मेरे हिसाब से। इस टाइम में तो हमारे बूढ़े माता पिता के अलावा शायद सारे ही पढ़े लिखे, इतना जोड़ बाकी तो आप आसानी से वो कर सकते हैं। चलिए अब दस्तावेज के बारे में आपको बताऊं कि आपको कौन कौन से दस्तावेज की आवश्यकता है। तो यहां पे देखिए, एक तो जाति प्रमाण पत्र की आवश्यकता रहेगी, कास्ट सर्टिफिकेट। लेकिन ये जो कास्ट सर्टिफिकेट है सबके लिए आवश्यक नहीं है। यहां पे देखिएगा जो SC ST और OBC कैटेगरी के जो भी कैंडिडेट हैं उनके लिए आपको कास्ट सर्टिफिकेट की आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है, तो यहां पे जो कास्ट सर्टिफिकेट, ये जो भी दस्तावेज है, ये सभी दस्तावेज हैं वो बालक के नाम होने चाहिए, माता पिता के नाम नहीं होने चाहिए। हां, कुछ समय के लिए है आप माता पिता के नाम से बना सकते हो, लेकिन बाद में जब यहां पे जांच दल आएगा स्कूल के अंदर, उसमें दस्तावेज आपको प्रस्तुत करने पड़ेंगे। तो इससे पहले बात तो अच्छी यही है कि पहले ही वो दस्तावेज बना लीजिएगा। आजकल तो ऑनलाइन का काम है, अगले 5-7 दिन में दस्तावेज है वो तैयार हो जाते हैं। इसके बाद मूल निवास सर्टिफिकेट की आपको आवश्यकता होगी। हां, ये जो सर्टिफिकेट है वो माता पिता के नाम से वो चल सकता है, लेकिन मैं आपको राय दूंगा कि ये भी आपको बालक बालिका के नाम से बनाना चाहिए। यदि आपके पास मूल निवास सर्टिफिकेट नहीं है या प्रमाण पत्र नहीं है तो इसके स्थान पर आप दूसरे दस्तावेज है अपने मूल निवास के आधार को है वो बता सकते हैं। उसमें क्या क्या चाहिएगा, एक तो आपका राशन कार्ड है वो मान्य होगा मूल निवास के रूप में, आधार कार्ड है वो भी मान्य होगा, जो वोटर ID कार्ड है वो भी मान्य होगा, और यहां पे बिजली का जो बिल है वो भी मान्य होगा। लेकिन बिजली का जो बिल है वो 6 माह से ज्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। अब यहां पे कुछ साथियों का यह सवाल हो सकता है कि सर हमारा दूसरा जिला है और हम दूसरे जिले में धंधा कर रहे हैं, हमारा रोजगार कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, तो क्या हम दूसरे जिले में है अपने बालक बालिका का RT के तहत प्रवेश दिला सकते हैं? तो भैया बिल्कुल भी नहीं दिला सकते, क्योंकि रूल यह बोलता है कि जो बालक बालिका जिस गांव का है, जिस ग्राम पंचायत का है, जिस शहर का है, जिस वार्ड का है, उसी के अंदर है उसका एडमिशन दिया जाएगा। इसका मतलब यहां पे यह नहीं है कि गांव का बच्चा यदि शहर में एडमिशन लेना चाहता है RT के तहत तो नहीं लिया जाएगा। अगर शहर का बच्चा गांव में एडमिशन लेना चाहता है तो नहीं लिया जाएगा। यदि एक ही गांव, ग्राम पंचायत के अंदर 5-7 गांव है तो सबसे पहले प्राथमिकता है उस गांव को दी जाएगी जिस गांव के अंदर ये स्कूल मौजूद है, जिस वार्ड में मौजूद है। उसके बाद यदि कोई सीट बचती है तो यहां पे उसी ग्राम पंचायत के दूसरे गांव को है यहां पे
अनुमति है वो दी जाएगी। तो मैं सीधा सीधा शब्दों में आपको कहना चाहूंगा, यदि आपका गृह गांव है, आपका गृह शहर है, उसी में आप आवेदन कीजिएगा। किसी दूसरे जिले में, दूसरे ब्लॉक में, दूसरे गांव में, दूसरे शहर में है, आप आवेदन मत कीजिएगा, आपका एडमिशन नहीं होगा। भूलवश यदि एडमिशन हो भी जाता है, जब जांच दल आएगा तो उसको कैंसिल कर दिया जाएगा, फिर खामखा आप स्कूल वालों के साथ वो बहसबाजी करोगे, ठीक है। इसके अलावा यहां पे देखिएगा, एक बालक बालिका का आधार कार्ड है वो जरूरी है, ठीक है। इसके साथ यहां पे कोई भी ऐसा बालक बालिका है जो बीपीएल श्रेणी से है, या कोई विधवा कैटेगरी से है, कोई विकलांग कैटेगरी से है, तो उनको यहां पे बीपीएल, विकलांग, विधवा का सर्टिफिकेट की आवश्यकता होगी। ये सब पे लागू नहीं है, क्योंकि बहुत सारे साथियों के मेरे पास सवाल हैं कि सर इसके लिए बीपीएल कार्ड होना जरूरी है क्या? नहीं, इसके लिए कोई जरूरी नहीं है। अलग अलग कैटेगरी होती है, अलग अलग जो कास्ट होती है उनके अलग अलग क्राइटेरिया होता है, ठीक है। और इसके अलावा यहां पे एक सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट वो है आपका आय प्रमाण पत्र। अब देखिए, ये जो आय प्रमाण पत्र किसको आवश्यकता है? यहां पे एससी एसटी वालों को आय प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यहां पे है देश की सरकार के द्वारा इन ग्रुप को है, इन कैटेगरी को वैसे ही कमजोर श्रेणी में रख लिया गया है। तो ऐसे में इनको आय प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं होती है। आय प्रमाण पत्र उनको आवश्यकता होती है जो या तो ओबीसी कैटेगरी से या जनरल कैटेगरी से हैं। तो यहां पे आपकी जो सालाना वार्षिक आय पूरे परिवार की है वो 2.5 लाख से है वो कम होनी चाहिए। अब यहां पे आय प्रमाण पत्र को लेकर एक बड़ा बदलाव किया गया है, जो कि लास्ट में आगे मैं आपको बताऊंगा, जब जो बड़े बदलाव हैं उसमें आपको मैं बताऊंगा, ठीक है। तो यहां पे जो आय प्रमाण पत्र है संबंधित अभिभावक के नाम से बनेगा, माता या फिर पिता के नाम से वो बन सकता है। इसके अंदर पूरे परिवार का आय आपको यहां पे दिखानी होगी, चाहे आप रोजगार कर रहे हो या फिर आप कृषि कर रहे हो, सबकी आय आपको यहां पे दिखानी पड़ेगी। लेकिन यहां पर एक और खास जानकारी देना चाहूंगा, जो यहां पे गवर्नमेंट विभाग के अंदर काम कर रहे हैं, सरकारी कोई एम्प्लॉय हैं और उनकी वार्षिक आय 2.5 लाख तक है या इससे ज्यादा, तो भैया वो इसके लिए आवेदन हो मत कीजिएगा। हाँ, इतना जरूर है, यदि 2.5 लाख से कम है तो वो इसके लिए पात्र आवेदन कर सकते हैं। चलिए, इसके साथ साथ यहां पे बालक बालिका का जन्म प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है, ठीक है। अगर जन्म प्रमाण पत्र आपने नहीं बनाया है तो इसके लिए कुछ सहायक दस्तावेज हैं, कुछ समय के लिए आप उनको है दे सकते हैं। जैसे बालक बालिका का यहां पे आधार कार्ड है, आंगनवाड़ी का जो भी कार्ड है, इसके अलावा जो अस्पताल हॉस्पिटल है उसका जो कार्ड है, आप एक बार के लिए दे सकते हैं, लेकिन बाद में इसकी आपको आवश्यकता पड़ेगी। तो यहां पे मैं आपको कहना चाहूंगा, जितने भी दस्तावेज हैं हो सके, जितना संभव हो सके, बालक बालिका के नाम से आपको बनाना है। अब यहां पे एक डेट का सवाल निकलता है कि ये जितने भी दस्तावेज हैं कब तक हमें यहां पे बनाने। तो भाई यहां पे देखिए, जो लास्ट डेट है ना 21 अप्रैल, इससे पहले पहले के दस्तावेज है वो बने होने चाहिए, इसके बाद यहां पे वो मान्य नहीं होंगे। इस बात को आपको खास तौर पे ध्यान रखना है। चलिए, अब यहां पे ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरने की कुछ खास बातें आपको बताता हूं। जब भी आप ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरेंगे तो इन बातों को आपको खास तौर पे ध्यान रखना है। वैसे आप सबको पता है, यहां पे देखिए आरटी का जो एडमिशन की जो प्रोसेस चलेगी वो सारी की सारी ऑनलाइन चलेगी, ऑफलाइन यहां पे कोई भी काम नहीं होने वाला है, ठीक है। तो एक तो यहां पे देखिए, जो मोबाइल नंबर है आपको एक्टिव रखना है। मेरे देखने में ऐसा है कि जब भी अभिभावक के द्वारा या तो खुद भरते हैं या किसी ई मित्र या कंप्यूटर सेंटर वाले से भरवाते हैं, और ये जो ई मित्र वाले ना तकरीबन फॉर्म में 99% गलती करते हैं, ये मैं दावे के साथ वो कह सकता हूं, क्योंकि हर साल मेरे सामने ये समस्या आती है। कहीं मोबाइल में गलती कर दी, कहीं बालक बालिका के नाम में गलती कर दी, कभी जन्म तिथि में कर दी वगैरह, क्योंकि नियमों की तो उनको जानकारी नहीं है। तो ये जरूरी नहीं है आप ई मित्र वाले से फॉर्म भरो, मैं खुद आपको भर के वो सिखाऊंगा, दिखाऊंगा अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पे। जल्दबाजी आप मत कीजिएगा, आप वेट कीजिएगा, इसके लिए आराम से भरिएगा। तो मोबाइल नंबर एक्टिव होना चाहिए, क्योंकि जब आगे जितने भी ये प्रोसेस होगी, जो भी सूचना होगी, वो एसएमएस के द्वारा आपको यहां पे मिलने वाली है। अगर आज वो मोबाइल एक्टिव है, कल को वो बंद हो जाए, रिचार्ज आपने नहीं करवाया, तो ऐसे मोबाइल को आपको कतई यूज यहां पे नहीं करना है। इसके बाद यहां पे बालक बालिका का जो आधार कार्ड है वो जरूर आप बनवा लीजिएगा, लेकिन ध्यान रखना यहां पे जितने भी दस्तावेज मैंने आपको बताए हैं उसके अंदर बालक बालिका के नाम की स्पेलिंग, उसके पिता के नाम की स्पेलिंग और उसके माता की स्पेलिंग एक बार आप जरूर देख लीजिएगा। मेरे देखने में ऐसा है कि जब भी ये ई मित्र वाले यहां पे फॉर्म भरते हैं तो अकेला यहां पे पिता का नाम भर देते हैं, बालक बालिका का नाम भरते हैं, और यहां पे मम्मी का नाम नहीं भरते, और कई बार गलत भी भरते हैं। पापा की जगह मम्मी कर दी, मम्मी को पापा बना दिया, पापा को मम्मी बना दिया। तो ऐसे काम भैया, ये जिम्मेदारी होती है अभिभावक की। फॉर्म को फाइनल सबमिट करने से पहले एक बार उसका प्रीव्यू आप जरूर देख लीजिएगा। इस प्रकार की छोटी छोटी गलतियां मत कीजिएगा। अब यहां पे एक बात और देखने में आई है, कुछ ई मित्र वाले बड़े ही होशियार होते हैं, क्योंकि उनको तो 100-200 रुपए का लालच होता ना। अगर परेशानी आए भविष्य में किसी को आए, क्योंकि यहां पे एज का क्राइटेरिया है, तो वो क्या करते हैं, जन्म तिथि ही चेंज कर देते हैं
तो भैया जन्म तिथि में बाद में परिवर्तन नहीं होगा। अगर आप ये ऐसा चाहते हो कि आज मैं एक बार है छोटी जन्म तिथि कर लेता हूं, बाद में परिवर्तन कर लूंगा, तो किसी भी सूरत में जन्म तिथि में परिवर्तन नहीं होगा। तो अगर वहां पे नहीं होगा तो दस्तावेज सारे गलत हो जाएंगे, और दस्तावेज जब सारे गलत आ जाएंगे तो भविष्य में बच्चे के सामने बहुत बड़ी समस्या होने वाली है। तो ऐसे में ये गलत काम आप मत कीजिएगा। इसके साथ साथ यहां पे देखिए, आप अधिकतम है एक साथ 5 विद्यालयों के अंदर आवेदन कर सकते हो। जैसा कि आपकी ग्राम पंचायत या फिर आपका शहर है, उसके अंदर बहुत सारे विद्यालय होते हैं, स्कूल होते हैं, कम से कम अधिकतम आप 5 विद्यालयों में है एक साथ आवेदन कर सकते हो। लेकिन रिपोर्टिंग आपको एक ही विद्यालय में करनी है, ठीक है ना। ये नहीं कि सभी विद्यालय में आप कर सकते हो, क्योंकि जब लॉटरी निकलेगी तो हर एक विद्यालय का क्रमांक आपको बताया जाएगा कि कौन से स्कूल के अंदर है, आपके बालक बालिका का कितना सीरियल नंबर है। तो इस हिसाब से आपको यहां पे रिपोर्टिंग है वो करनी चाहिए। चलिए, इसके बाद यहां पे देखिए, जिन बालक बालिकाओं का अंतिम वर्ष है यानी लास्ट सेशन के अंदर आरटी के तहत एडमिशन हो चुका है, वो इस सेशन में दोबारा आवेदन फॉर्म नहीं भर सकते। क्योंकि मेरे देखने में ऐसा है, बहुत सारे साथी लगातार मुझसे पूछ रहे हैं कि जो स्कूल वाले हैं लगातार हमारे साथ वो गड़बड़ कर रहे हैं, फीस मांग रहे हैं, तो इस स्कूल में हम अपने बालक बालिका को आरटी के तहत पढ़ाने नहीं चाहते, इस बार हम दूसरी स्कूल में आवेदन कर देंगे। तो भैया ऐसा कतई संभव नहीं होगा। एक बार जिस बालक बालिका का जिस स्कूल के अंदर एडमिशन हो चुका है, अगर आप चाहते हो कि इस बार मैं दूसरे में करवा लूं, तो भैया आवेदन तो पहले वो स्वीकार ही नहीं करेगा। क्योंकि जब आप आवेदन फॉर्म भरोगे, वहां पे आपके आधार नंबर होंगे, बालक बालिका के डिटेल्स होंगे, तो पोर्टल है ऑटोमेटिक आपको बता देगा नहीं नहीं नहीं, इसका तो एडमिशन पहले हो चुका है। तो ये गलती आप मत कीजिएगा। इसके अलावा अगर आप चाहते हो कि मैं दूसरे प्राइवेट स्कूल में है बगैर आवेदन फॉर्म के ले जाऊं, तो भैया ऐसा भी संभव नहीं। आप ले जा सकते हो, लेकिन वो बालक बालिका आरटी के तहत वो यहां पे नहीं रहने वाला। और इसके अलावा यहां पे देखिएगा, एक सबसे बड़ा बदलाव यहां पे किया गया। देखिए, वैसे तो अपने राजस्थान में 50 जिले, लेकिन ये जो आरटी की आवेदन प्रोसेस चलेगी, तो यहां पे केवल 33 जिलों को आधार मानते हुए चलेगी। हालांकि 50 जिले हो चुके हैं, लेकिन ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरोगे तो आपको 33 जिलों का ही नाम दिखाई देगा। तो ऐसे में सभी साथियों को मैं कहना चाहूंगा, आप अपने पुराने जिले को आधार मानते हुए उसी में आपको आवेदन करना है। यहां पे देखिए, जिले तो बन गए, लेकिन कुछ जिलों के अंदर कुछ विभाग है वो आवंटित नहीं हुए, समस्याएं चल रही हैं, ना ही दस्तावेज बन रहे हैं। तो आपके जो पुराने वाले जिले के जो भी आपके दस्तावेज तैयार किए हैं और नया जिला बन गया है, तो पुराने वाले जिले के दस्तावेज हैं वो मान्य होंगे, किसी प्रकार की यहां पे कोई दिक्कत है वो नहीं आने वाली है। तो ये आप कंफ्यूज मत हो जाना। हालांकि स्कूल की प्रोफाइल में पूरे 50 जो जिले हैं वो दिखाई दे रहे हैं, लेकिन अभिभावक को ये दिखाई नहीं देंगे, इस बात को भी आपको ध्यान रखना। इसके अलावा यहां पे देखिए, स्कूल के द्वारा आपको कोई भी सूचना नहीं दी जाएगी। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं कि मैं आवेदन फॉर्म भर दूंगा, स्कूल वाले मुझे खुद चल के फोन करेंगे, इस दिन को ये करना है, ऐसा करना है, क्योंकि इसके लिए ना तो जो स्कूल है वो पाबंद है, ठीक है ना, और इसके लिए आप है उन पर जबरदस्ती भी नहीं कर सकते भी आप हमें ये सूचना नहीं दी। ये जिम्मेदारी केवल और केवल या तो बालक बालिका है, और बालक बालिका की आयु छोटी होती है, वो तो छोटा है, तो उसको क्या पता है। तो जिम्मेदारी पूरी पूरी बनती है यहाँ पे अभिभावक की। तो आपको ही यहाँ पे देखना है। वैसे मैं अपडेट की जानकारी आपको समय समय पे बताता रहूंगा कि कौन सा काम कब आपको यहाँ पे करना है। अगर आप मेरे साथ जुड़े हो तो आप यहाँ पे निसंकोच होकर आराम से सो जाएगा। बस जो जो मैं वीडियो डालू ना, उसके लिए 5-10 मिनट आप निकाल लिया करो, आपकी सारी टेंशन दूरी हो जाएगी और यहाँ पे आपका काम है वो भी समय पे हो जाएगा। इसके साथ साथ यहाँ पे देखिए, एक बड़ी शंका होती है इन्हीं आवेदन को लेके कि यहाँ पे अगर मैं किसी स्कूल वालों से जाके है व्यक्तिगत संपर्क कर लूं, उनसे कॉम्प्रोमाइज कर लूं, तो मेरे बालक बालिका का एडमिशन है वो सबसे पहले कर देंगे। नहीं, अगर आप भी ऐसा सोच रहे हैं तो ये कतई नहीं होगा, क्योंकि इन एडमिशन को लेके स्कूल का कोई भी रोल है यहाँ पे नहीं होता है, ठीक है ना। स्कूल ये नहीं कि मैं इसका करना चाहूंगा इसको छोड़ दूंगी, नहीं, पोर्टल है ऑटोमेटिक करेगा, सीरियल के हिसाब से चलेगा। जिसका लॉटरी क्रमांक पहले आया है उसका एडमिशन पहले होगा। ऐसा नहीं कि वो जिसका लॉटरी क्रमांक 10 है तो स्कूल वाला उसे पहले कर देगा, ऐसा कतई नहीं है। स्कूल के हाथ में कुछ नहीं है, ऑटोमेटिक होने वाला है। जैसे जैसे स्कूल वाले नॉन आरटी स्टूडेंट की डाटा एंट्री करेंगे, वैसे वैसे भैया ऑटोमेटिक एडमिशन यहाँ पे होता जाएगा, ठीक है। चलिए, और इसके अलावा यहाँ पे स्कूल के द्वारा कोई भी फॉर्म है वो कैंसिल नहीं किया जा सकता। अगर दस्तावेज में किसी प्रकार की कोई कमी तो वो ऑब्जेक्शन जरूर लगा सकते
लगती है कि ये नियमानुसार दस्तावेज सही नहीं है, आप इसको दोबारा रीअपलोड कीजिएगा। और अगर आपके आवेदन फॉर्म में ऑब्जेक्शन लगता है तो इस बात को आपको खास तौर पे ध्यान रखना है कि अगले 7 दिन का आपको समय मिलता है। उस 7 दिन के दौरान आपको यहां पे दस्तावेज रीअपलोड करने, उसके बाद आप अपलोड नहीं कर पाओगे। तो ऐसे में लगातार आप अपने मोबाइल के जो SMS है वो आप देखते रहिएगा, क्योंकि ये जानकारी मेरे पास नहीं आती है कि कौन सी स्कूल ने कब है किसका दस्तावेज या आवेदन फॉर्म वेरीफाई किया। ये जानकारी आएगी केवल और केवल आपके मोबाइल के ऊपर। तो मोबाइल में जो भी टेक्स्ट मैसेज आते हैं ना, उनको आप रोजाना एक बार वो जरूर देख लीजिएगा। तो ये कुछ खास बातें हैं जिनको आपको खास तौर पे यहाँ पे ध्यान रखना। चलिए अब इस बार यहाँ पे जो कई परिवर्तन हुए नए नए, वो मोटे मोटे परिवर्तन आपको बता देता हूं। तो यहाँ पे एक सबसे बड़ा जो परिवर्तन हुआ वो एज को लेके हुआ। यहाँ पे देखिए फर्स्ट क्लास की जो एज रखी गई वो 6 से लेके 7 साल वो रखी गई। पहले ये क्या थी, 5 से लेके 7 साल। तो एक तो ये बड़ा परिवर्तन हुआ। इसके साथ यहाँ पे एंट्री क्लास केवल 2 रखी गई, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, डबल P3 और यहाँ पे फर्स्ट क्लास P4 और P5 को यहाँ पे इस बार है वो हटा दिया। इनमें RT का एडमिशन यहाँ पे नहीं होने वाला। इसके अलावा यहाँ पे देखिए इस बार एक परिवर्तन ये भी हुआ, केवल 33 जिलों के अंदर है यहाँ पे आवेदन होंगे। वैसे 50 जिले हैं, लेकिन आपको 33 जिलों के अंदर ही आवेदन करना है। इसके साथ साथ यहाँ पे आय प्रमाण पत्र को लेके बहुत बड़ा बदलाव किया गया है। अब आते हैं मुद्दे की बात, क्योंकि इसको लेके बहुत सारे साथी हैं वो जानना चाह रहे थे। देखिए हर बार क्या होता था, जो आय प्रमाण पत्र का जो प्रारूप था, जो फॉर्मेट था, वो केवल 1 पेज का था, जैसा कि आप यहाँ स्क्रीन पे देख रहे हैं। केवल यही आय प्रमाण पत्र है, आपको यहाँ पे तैयार करवाना था। लेकिन इस बार इस आय प्रमाण पत्र का जो प्रारूप है, फॉर्मेट है, विभाग ने वो बदल दिया। यहां पे देखिए जो राजस्व विभाग का आय प्रमाण पत्र है, आपको बताना चाहूंगा, राजस्व विभाग के द्वारा 9 अगस्त 2012 को आय प्रमाण पत्र को लेकर एक आदेश जारी किया गया था, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हो। और इस आदेश के अनुसार ये जो फॉर्मेट तैयार किया गया था वो लगभग 4 पेजों में तैयार किया गया था। तो अब की बार आपको जो आय प्रमाण पत्र के लगभग 4 या फिर 5 पेज वाला आय प्रमाण पत्र है वो आपको यहां पे बनाना है। चाही गई सूचना है आपको उसमें भरनी है, संबंधित यहां पे जो नोटरी है, कोर्ट से आपको नोटरी करवानी है, उसके बाद आपको ये आय प्रमाण पत्र बनवाना। यहां पे देखिएगा ये जो आय प्रमाण पत्र वो 6 माह से ज्यादा पुराना नहीं होना चाहिए, इस बात को भी आपको खास तौर पे ध्यान रखना है। और ये जो आय प्रमाण पत्र है 1 दिन में बन जाता है। अब आय प्रमाण पत्र का ये फॉर्मेट कहां से डाउनलोड करोगे, तो भैया देखिए घबराने की आवश्यकता नहीं है। जब आप राजगुरु जी के साथ जुड़े हो तो सारी व्यवस्था राजगुरु जी आपको करके देगा। तो जितने भी RT से जुड़े जो भी फॉर्मेट है, जो भी नियम है, जो भी दिशा निर्देश है, वो सब के सब आपको हमारी वेबसाइट पे मिल जाएंगे। अब जिन साथियों को हमारी साइट के बारे में नहीं पता, उनको थोड़ा सा आपको बता देता हूं। हमारी साइट का नाम है www.rajguruji.com। यहां पे आपको जाना है, मेनू बार में आपको प्राइवेट स्कूल का एक मेनू मिलेगा, इस पे आप क्लिक कीजिएगा, नया पेज ओपन होगा। और इस नए पेज के अंदर सबसे लास्ट में आपको आना है, और सबसे लास्ट में आपको हर एक जानकारी आपको मिल जाएगी। जो भी फॉर्मेट है, जो भी दस्तावेज आपको चाहिए, आराम से आप यहां से डाउनलोड कर सकते हो और अपना काम आसानी से कर सकते हो। इसके अलावा किसी दूसरे दस्तावेज को लेकर आपके सामने कोई समस्या आ रही है तो इसके बारे में आप मुझे जरूर अवगत करवाएगा। चलिए इसके अलावा यहां पे देखिए बस यही बड़े बदलाव किए गए हैं। और यहां पे एज की जो काउंटिंग है वो 31 जुलाई 2024 को आधार मानते हुए की जाएगी। अब दोस्तों यहां पे चलते चलते एक और खास जानकारी आपको बताना चाहूंगा। देखिए यहां पे जो एडमिशन होंगे हैं वो कैचमेंट एरिया के हिसाब से होंगे, यानी परिक्षेत्र के हिसाब से, यानी जिस गांव के आप रहने वाले हो उसी गांव के स्कूल में आपको यहां पे आवेदन करना है। लेकिन कई बार ऐसा हुआ है, देखिए जब अपने राजस्थान के अंदर प्री सिमन लगा था और प्री सिमन चलने के बाद यहां पे देखिए वार्ड है वो चेंज हो गया। हो सकता है कि आपके आधार कार्ड में आपके मूल निवास के अंदर आपका जो जो वार्ड नंबर है वो कुछ अलग है, पुराना वाला है। तो यहां पे देखिए इनका एक फॉर्मेट है, वो फॉर्मेट है संबंधित ग्राम पंचायत अधिकारी से या पार्षद से, नगर पालिका से आपको प्रमाणित करवाना है कि पहले इसका ये वार्ड था, लेकिन अब यहाँ पे प्री सिमन लगने के बाद ये वार्ड हो चुका है। तो वो आपको फॉर्मेट देना है तो आपका काम बन जाएगा। लेकिन यहाँ पे मैं आपको राय देना चाहूंगा, आपको सभी दस्तावेज वो नए बनाने हैं और सभी में नए नियमों के अनुसार जो भी आपका नया वार्ड है, जो भी आपका एड्रेस है, जो भी आपका ग्राम पंचायत है, जो भी आपके यहाँ पे शहर है, जो भी निकाय है,
उसमें सही सही है, लिखित है, वो होनी चाहिए, गलत नहीं। क्योंकि ये जो ई मित्र वाले हैं जब ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरते हैं, मूल निवास का है, जाति प्रमाण पत्र का, तो वहां पे शॉर्ट में भर देते हैं। तो आप अपने गांव का नाम हो, पूरा पूरा एड्रेस पता है, उसमें आप लिखवाओ ताकि आपके सामने किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं। जब आप ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरेंगे तो आपको यहाँ पे ये सभी दस्तावेज ऑनलाइन अपलोड करने पड़ेंगे, पीडीएफ फाइल में अपलोड करने पड़ेंगे, स्टूडेंट के सिग्नेचर हैं, अभिभावक के सिग्नेचर हैं, और स्टूडेंट की जो फोटो है आपको यहाँ पे अपलोड है वो करनी पड़ेगी। आशा रखता हूं ये बात आप जरूर समझ गए। वीडियो काफी लंबी हो गई। अब जो बातें मैंने बताई, इनके अलावा यदि आपका कोई सवाल है तो आप कमेंट करके है पूछ सकते हैं। अगर मुझे ऐसा लगा कि हां ये जानकारी बताने में मुझसे चूक हो गई तो वीडियो के माध्यम से है वो जानकारी आपको डिटेल के साथ वो जरूर बताऊंगा। अगर वीडियो जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ वो जरूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं फ्रेंड्स अगली एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।